बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर हम 1 ही डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम ये पार्ट जो है थर्ड करने वाले हैं। अभी तक हमने 2 पार्ट कर लिए थे, जिसमें हमने यहाँ तक हमने कवर कर लिया था, जो कि हमारा यहाँ पर हस्तशिल्प उद्योग के जो है पतन व प्रमुख दुष्परिणाम क्या क्या हुए ये हमने देख लिया था पिछले पार्ट में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको जो है प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं विदेशी व्यापार की विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक जो है तैयार माल का आयातक हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब है विदेशी व्यापार की जो विशेषताएं थी उसका मतलब क्या था। यहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान, यहाँ पर जो भारत और ब्रिटेन का यहाँ पर चल रहा था, तो यहाँ पर मैं ब्रिटेन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटेन, तो यहाँ पर मैं ब्रिटेन लिख देता हूँ तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये अगर ये भारत है और यहाँ पर ये ब्रिटेन है, यहाँ पर भारत है और यहाँ पर ब्रिटेन है, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है इसका मतलब। तो यहाँ पर मैं आपको न्यू शुरू से समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर यहाँ पर भारत की बात करते हैं, यहाँ पर भारत है, ठीक है। अगर ये भारत है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन। तो अगर ब्रिटेन और भारत की बात करें तो यहाँ पर जो व्यक्ति है, ब्रिटेन का व्यक्ति है, वो क्या कर रहा था, यहाँ पर भारत से जो है कच्चा माल लेके जा रहे थे, कच्चा माल, ठीक है। कच्चा माल, जो भी कच्चा माल था भारत से लेकर जा रहे थे ब्रिटेन में, वहाँ पर जो है वस्तुओं को बना करके, मशीनों का इस्तेमाल करके जो है वस्तुओं निर्माण करके वो वापस लेके आ रहे थे भारत में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर वापस लेकर आ रहे थे, भारत में बेच रहे थे सस्ते दामों पर, और जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर उद्योग था, उद्योग जो घरेलू उद्योग था वो खत्म हो गया, खत्म हो चुका था, ठीक है। घरेलू उद्योग क्या हो गया था, हमारा खत्म हो गया था। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया था। तो ये हम आगे क्या हुआ, जिसकी वजह से कच्चा माल, यहाँ पर बात करते हैं क्या हुआ, कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा देश था भारत, वो कच्चा माल का जो यहाँ पर कच्चा माल है इसका जो है शुद्ध निर्यातक बन गया। मतलब मुख्य रूप से हमारे देश से कच्चा माल ब्रिटेन में भेजा जा रहा था, ठीक है। कच्चा माल क्या कर रहे थे, भेजा जा रहा था। उसके बाद क्या होता हो रहा था, निर्यातक और जो है तैयार माल का आयातक, मतलब कि निर्यातक बन गया। तो कच्चा माल का निर्यात करने लगा, ठीक है। निर्यात मतलब कच्चे माल को दूसरे देश में बेचा जा रहा था, मतलब ब्रिटेन में ले जाया जा रहा था, निर्यात हो रहा था। और साथ में यहाँ पर जो है जो बना बनाया माल है, जो कि वस्तु निर्मित माल है, वो क्या हो रहा था, यहाँ पर आयात हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आयात निर्यात क्या हो रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है निर्यात हो रहा था, निर्यात हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा था, आयात, आयात। यहाँ पर वस्तुओं का आयात किया जा रहा था भारत में, और जो है ये कच्चे माल का निर्यात किया जा रहा था, ठीक है। दूसरे देश में भेजते थे कच्चा माल, वहां से बनकर आता था और बनकर फिर वह सस्ते दामों में यहाँ पर बिकता था, ठीक है। तो इस तरह से ये काम होता था। तो जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पर नुकसान हो रहा था। उसके बाद आप देखते हैं विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकार नियंत्रण हो गया। अब विदेशी व्यापार पर हो गया, मतलब जो व्यापार चल रहा था भारत और विदेश पर, मतलब भारत का विदेशों के साथ और यहाँ पर विदेशों का भारत के साथ जो चल रहा था व्यापार, उस पर जो है एक अधिकार यहाँ पर ब्रिटेन वाले व्यक्ति का हो गया। क्योंकि ब्रिटेन वाला व्यक्ति क्या है, यहीं पर भारत में रह रहा है, यहाँ से कच्चा माल अपने देश में भेज रहा है, वहाँ से वस्तुएं बना करके फिर से वापस इसी देश में लेकर आ रहा है और यहीं पर अपनी वस्तु को बेच रहा है। तो ये काम कर रहा था। इससे क्या हुआ, यहाँ पर ये एकमात्र जो है यहाँ पर प्रभुत्व हो गया इसका, यहाँ पर एक तरह से अपने जो है अपने कब्जे में कर लिया इस तरह से ही इसने मार्केट को। यहाँ पर क्योंकि उद्योग खत्म हो चुके हैं, हमारे घरेलू उद्योग खत्म कर दिए, क्योंकि वो जो है इनकी सस्ती चीज़ों का सामना नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो है अपने हाथों से बनाते थे और यहाँ पर मशीनों से काम हो रहा है। तो ये जल्दी हो रहा है और जो है सस्ते में वस्तुएं बन रही हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर महंगा होता था और ये उसका मुकाबला नहीं कर पाए हमारे घरेलू उद्योग, जिसकी वजह से वो खत्म हो गए और इनका एकाधिकार हो गया।
ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे भारत की संपत्ति जो है बही प्रवाह हुआ, यानी भारत की जो धन संपत्ति है वो धीरे धीरे दूसरे देश में जाने लगी। ठीक है, क्या हो रहा था, धीरे धीरे कच्चा माल खत्म हो रहा था। अब यहाँ पर जो वस्तुएं आ रही थी उसके में उसको खरीदने के लिए यहाँ के लोग जो है पैसा खर्च करते थे, और उसके बदले उससे क्या होता था, हमारे जो है पैसे कहाँ जा रहे थे, दूसरे देश में जा रहे थे। मतलब धीरे धीरे हमारे जो है प्रवाह जो है, हमारे धन का जो है प्रवाह बहिर्गमन होने लगा, मतलब बाहर जाने लगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर ये वाला, नेक्स्ट जो है हम करेंगे, नेक्स्ट ये पॉइंट है, च वाला पॉइंट है, ब्रिटेन द्वारा जो है लड़े जा रहे युद्धों के जो है व्यय का भारत पर दबाव। यानी जो ब्रिटेन द्वारा लड़ा जा रहा था युद्ध, ब्रिटेन क्या कर रहा था, युद्ध लड़ रहा था, तो युद्ध लड़ रहा था, उस पर जो है युद्धों के व्यय का भारत पर दबाव। यानी अब ब्रिटेन है, ब्रिटेन क्या कर रहा है, ब्रिटेन जा कर के लड़ाई कर रहा है। अब लड़ाई कर रहा है तो लड़ाई करेगा तो यहाँ पर जो युद्ध चल रहा है तो उस पर व्यय हो रहा है, मतलब जो खर्च हो रहा है, जो खर्च होगा तो वो खर्च कहाँ से पूरा हो रहा है, उसको भारत से वसूला जा रहा है। यानी भारत पर उसका दबाव क्या रहा वो हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, भारत की पहली नियमित जो है जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई थी, और 1981 से 1991 में जो है, यानी 91 तक जो है भारत की जनांकीय जो है दशा को जनांकीय जो है यहाँ पर संक्रमण सिद्धांत के प्रथम चरण में रखा जाता था। ठीक है, 1921 को जो है जनसंख्या महाविभाजक जो है वर्ष कहा जाता था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1921 को जो है जनसंख्या महाविभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता। तो यहाँ पर ये देखिए, ऐसे छोटे छोटे टर्म आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये जो है 1 मार्क्स में आपके आ जाते हैं। तो आपको अगर आपने ये अच्छे से कर लिए ना, तो आपको 1 मार्क्स के एमसीक्यू करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी में से एमसीक्यू बनते हैं और यहीं से आते हैं। ठीक है, तो भारत की जो पहली नियमित जनगणना, तो भारत की पहली जनगणना, ठीक है, तो यहाँ पर भारत की पहली जो है जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी, प्रारंभ हुई। 1981 से 1991 तक भारत की जनांकीय दशा में जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की जो है प्रथम चरण में रखा गया था। ठीक है, तो जनांकीय यहाँ पर जो है सिद्धांत हुए थे। उसके बाद है 1921 में जो है जनसंख्या महाविभाजन हो गया था, जनसंख्या का बहुत बड़ा बंटवारा हुआ। ठीक है, 1921 में, जिसके बाद जो है जनांकीय जो है यहाँ पर समनुमरण का इससे जो है चरण शुरू हुआ। ठीक है, समनुमरण का जो है यहाँ पर चरण शुरू हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जो है 6 वाला पार्ट क्या है, प्रतिकूल तत्कालीन जनांकीय दशाएं, जो प्रतिकूल तत्कालीय जनांकीय संरचनाएं थी। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये शब्द जो है काफ़ी कंफ्यूज कर रहा होगा, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो आपको जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये होता क्या है। प्रतिकूल जो है तत्कालीन, प्रतिकूल मतलब होता है, देखिए मैं आपको शब्द को पहले समझा देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन बना रहेगा। ठीक है, तो प्रतिकूल मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रतिकूल समझ लेते हैं। प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल का मतलब होता है फेवर में, यानी उसके अनुरूप। यानी अगर ये व्यक्ति है तो इस व्यक्ति के कुछ अनुरूप होना चाहिए। अनुरूप मतलब कि मतलब इसके लिए मतलब अच्छा हो, बिल्कुल अच्छा हो। मतलब जैसे कि मान लीजिए, अब मैं प्रतिकूल अनुकूल को आपको समझा देता हूँ। प्रतिकूल क्या है, जैसे कि ये तालाब है, यहाँ पर इस तरह से ये क्या है, मान लीजिए तालाब है, यहाँ पर इस तरह से, ये तालाब जैसा लगता तो नहीं है लेकिन मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये तालाब है। अब यहाँ पर क्या है, इस तालाब में क्या रहती है, मछली रहती है, मछली, ठीक है। अब यहाँ पर ये मछली रहती है, और यहाँ पर ये एक इंसान भी है, यहाँ पर एक इंसान भी बना देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, एक इंसान भी है। तो मैंने क्या किया, एक मछली बना दी, एक इंसान बना दिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार इंसान को पानी में डुबा देंगे, ठीक है, पानी में क्या करेंगे, डुबा देंगे, इसको डुबा के रखेंगे, और उसके बाद एक मछली को लेंगे और मछली को पानी के अंदर डुबा के रखेंगे। तो आप बताइए, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर मछली ज़्यादा देर तक पानी में डूबी रहेगी या इंसान पानी में डूबा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल देखिए, पूरा डुबाना है इसको, ठीक है, पूरा डुबाना है, जिंदा नहीं बचना चाहिए। ठीक है, मछली को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पूरा दोनों को डुबा देना है। तो इसको दोनों को डुबाने के बाद आप बताइए तो कौन जिंदा बचेगा, तो कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है कि मछली तो पानी में ही रहती है,
तो मछली जो है, मछली को तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। मछली चाहे कितनी देर भी पानी में रहे उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो मछली रहती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो पानी है, यहाँ पर जो पानी है, तालाब के अंदर जो पानी है, पानी जो है मछली के लिए अनुकूल है। क्या है? यानी प्रतिकूल, अनुकूल है। क्या हो गया? ये अनुकूल हो गया, यहाँ पर अनुकूल हो गया, ठीक है। ये पानी अनुकूल हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है यही पानी ये इंसान के लिए प्रतिकूल हो गया। प्रतिकूल मतलब यहाँ पर दोनों ही शब्द आपको देखिए, एक से दो शब्द आपको सीखने को मिल गए। यहाँ पर जो मछली के लिए अनुकूल हो गया, क्योंकि मछली जो है पानी के अंदर जीवित रह सकती है, इसीलिए ये अनुकूल हो गया। और यहाँ पर ये व्यक्ति है, अगर ये व्यक्ति पानी के अंदर जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए ये प्रतिकूल हो गया, ठीक है। यानी इसके फेवर में नहीं है, मतलब ये जो है इसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। जो चीज़ इसके लिए सही नहीं है, ये बिल्कुल मर जाएगा इसके अंदर, तो इसका मतलब है ये प्रतिकूल है और ये इसके लिए अनुकूल है, ठीक है। तो हम अगर मान लेते हैं इसका वातावरण मान लेते हैं, अगर ये मान लेते हैं हम यहाँ पर जो है रहने की जगह है, ये मान लीजिए ये दोनों का ही घर है, तो ये जो पानी घर है, ये पानी एक इंसान के लिए रहने के लिए प्रतिकूल है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रतिकूल रहेगा, ये सही नहीं है, ठीक है, प्रतिकूल है। लेकिन जब इसके फेवर में है, लेकिन मछली की बात करें तो मछली के लिए अनुकूल है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से कि क्या होता है प्रतिकूल और अनुकूल। यानी अनुकूल का मतलब है जब कि बिल्कुल सही हो, तो मछली के लिए बिल्कुल ये घर सही है तो ये अनुकूल है। अगर लेकिन इंसान के लिए ये घर सही नहीं है रहने के लिए, ठीक है, पानी के अंदर नहीं रह सकता इंसान, ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रतिकूल है इसके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम आपको यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए प्रतिकूल तत्कालीन मतलब तुरंत के तुरंत जनांकीय दशाएं। प्रतिकूल तत्कालीन मतलब जो प्रतिकूल थी, बिल्कुल सही नहीं थी, तत्कालीन जनांकीय संरचनाएं, दशाएं। तो यानी जो तत्कालीन की, यानी बहुत ही मतलब तुरंत समय की, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तत्कालीन जो हुई थी जनांकीय की ये दशाएं वो प्रतिकूल थीं। वो क्यों थी? देखें, ब्रिटेन द्वारा लड़े जा रहे युद्धों पर जो है भारत का दबाव था, ठीक है। भारत पर जो ब्रिटेन लड़ रहा था, जो युद्ध ब्रिटेन जो लड़ रहा था, उससे क्या हो रहा था? भारत पर दबाव हो रहा था। भारत से जो है निर्यात ज़्यादा किया जा रहा था, भारत का शोषण ज़्यादा हो रहा था। क्योंकि अब जब ब्रिटेन युद्ध करेगा तो यहाँ पर ब्रिटेन को पैसे चाहिए बहुत ज़्यादा, तो ये कहाँ से लेगा पैसे? यहाँ पर अपना भारत का शोषण करके लेगा, तो इसीलिए भारत को ज़्यादा नुकसान हो रहा था। भारत को पहली जो है नियमित जनगणना 1881 में हुई थी, जो है प्रारंभ हुई 1981 से 1919 में। जो है भारत को जनांकीय दशा को जो है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रथम जो है चरण में रखा गया था। उसके बाद 1921 जो है 21 को जनांकीय यानी जनसंख्या महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। जिसके बाद जो है जनांकीय जो है यहाँ पर उसके चरण शुरू हुए थे। तो देखिए ऊंची मृत्यु दर, अब यहाँ पर जनगणना शुरू होने लगी, तो इससे क्या हुआ, हमें भारत के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलने लगी। तो ऊंची मृत्यु दर की बात हमें पता चली, यानी 45% यहाँ पर जो है ऊंची मृत्यु दर थी। उच्च शिशु मृत्यु दर, यानी बच्चे जन्म लेते थे उसके बाद मर जाते थे। तो यहाँ पर देखिए 200 यहाँ पर 18 प्रति हजार, यानी 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उसमें से 218 यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, वो जीवित नहीं रह पाते हैं। और यहाँ पर देखिए 45% यानी 45 प्रति हजार, 45 लोग वैसे ही मर रहे थे। उसके बाद सामूहिक निरक्षरता, मतलब सामूहिक निरक्षरता कहने का मतलब है अगर हम बात करें एक ग्रुप की, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करते हैं एक ग्रुप की, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर लोगों का ग्रुप है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ग्रुप है, तो इन ग्रुप में लोगों में से यहाँ पर क्या था, निरक्षरता, यानी ये लोग पढ़े हुए नहीं थे, ठीक है, इन्हें एक अक्षर का ज्ञान नहीं था। निरक्षरता मतलब एक अक्षर का ज्ञान भी नहीं था, ये पढ़े लिखे नहीं थे। तो यहाँ पर जो पढ़े लिखे ना होना, वो 84 जो है निरक्षरता थे, यानी 84% जो है यहाँ पर निरक्षर लोग थे। उसके बाद आता है निम्न जीवन प्रत्याशा, लोगों की जो है जीने की इच्छा यहाँ पर नहीं थी, प्रत्याशा नहीं थी, ठीक है। क्यों नहीं थी? लोग जीना चाहते थे लेकिन जीवन प्रत्याशा ही नहीं थी, वो जी नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो है 32 वर्ष ही मैक्सिमम जी पा रहे थे। क्यों?
क्योंकि भारत के अंदर जो है जो लोग रह रहे हैं, भारत के अंदर जो है यहाँ पर ये जो लोग रह रहे हैं भारत में, तो यहाँ पर इनके पास जो है स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। क्या नहीं है यहाँ पर, क्या नहीं है, बिल्कुल स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या नहीं है, इनके पास स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है तो ये जीवित नहीं रह पा रहे हैं, लोगों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जा रही है और वो 32 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जीवन यहाँ पर कह रहा है जीवन यापन का निम्न स्तर, बहुत ही जीवन यापन का निम्न स्तर था, जो है 80 से 90% आधारभूत आवश्यकता में ही व्यय हो जाता था, मतलब खर्च हो जाता था। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति, मतलब अगर एक व्यक्ति यहाँ पर, अगर एक व्यक्ति जो है यहाँ पर काम करने जाता है, यानी एक व्यक्ति क्या करता है, काम करता है। अगर काम करता है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर मान लीजिए मैं इसकी सैलरी मान के चलता हूँ, यहाँ पर मैं 10,000 रुपये मान के चलता हूँ। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 10,000 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 10,000 रुपये मान के चलता हूँ एक सैलरी। अब यहाँ पर 10,000 रुपये इसकी सैलरी है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 8 से, यहाँ पर कहेंगे 8,000 रुपये से लेकर के 9,000 रुपये तक जो इसकी सैलरी है वो तो खाने पीने में ही चली जाती है। मतलब ये घर में खाना पीना लाता है, ठीक है, और ज़रूरत की चीज़ें जो है घर में जो खरीदना होता है, आटा राशन सब कुछ, तो उसी काम में ही 8,000 से 9,000 रुपये इसके चले जाते हैं। ठीक है, मतलब कहने का 8 से 8 यानी 80% से लेकर के 80% से लेकर के 90% तक की जो इसकी आय है, मतलब क्या जो है आय, वो चली जाती है इसके खान पीन में, जो भी इसकी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो खरीदने में। तो बचत कहाँ होती है, बचत बिल्कुल भी नहीं हो पाती। ये अपनी जो है ज़रूरतों को भी, जो है अपनी इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा है अपनी कमाई से। तो बहुत ज़्यादा इसकी स्थिति क्या है, खराब है। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, आगे क्या है, जन स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी उपलब्ध नहीं थी। तो यहाँ पर यही था, प्रतिकूल तत्कालीन जनांगीय, यानी लोगों की दशाएं जो है प्रतिकूल थी, अच्छी नहीं थी। ठीक है, प्रतिकूल थी, उनके अनुकूल नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया ना, जैसे कि एक व्यक्ति है पानी के लिए, पानी में रहने के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है, वो प्रतिकूल है। उसी प्रकार से उनकी जैसे कि एक व्यक्ति पानी में है जो है मर जाता है, उसी प्रकार से इन मरने की कगार पर थे इसी तरह से। ठीक है, इनके अनुकूल होती तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन प्रतिकूल थी। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए ये पॉइंट भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ज वाला पॉइंट है, काफ़ी सारे लंबे पॉइंट है इसमें, तो आपको क्या करना है, मेन पॉइंट आपको याद रख लेने। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, आप क्लास 12th में है तो आपको हमेशा से याद रखना है कि मैक्सिमम जो है आपको क्वेश्चन के हिसाब से जो है, अगर आपने नहीं देखा कि कैसे आपको लिखना होता है आंसर, ठीक है, कितना लिखें, कितने, आपको देखिए, आप अगर 12th क्लास में है तो आपको अगर नहीं पता कि किस क्वेश्चन पर कितना लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको वीडियो बना रखा है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको क्लियर हो जाएगा कि किस क्वेश्चन के लिए, कितने नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आपको कितना लिखना है, ठीक है, कितना लिखना चाहिए, कितना नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, कैसे लिखना चाहिए, तरीका बताया, सब कुछ बहुत ही डिटेल में आपको डिस्कस कर रखा है, आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आप जो है कहेंगे तो मैं जो है यहाँ पर आपको जो है लास्ट में उसका लिंक दे दूंगा, आपको मिल जाएगी वो वीडियो, ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको स्टडी कर लेते हैं, वो आप बाद में देख लेना। चलिए अब हम देखते हैं अविकसित आधारभूत ढांचा। तो अविकसित आधारभूत ढांचा है, यानी जो है ढांचा भारत का वो विकसित नहीं है, आधारभूत ढांचा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अच्छी सड़कें नहीं है, यानी अच्छी सड़कें, विद्युत उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार और सुविधाओं का अभाव है। ठीक है, इन सभी चीज़ों का जो है आधारभूत जो सुविधाएं होती हैं वो हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर नहीं है। तो ये देखिए अभी हैं, लेकिन पहले ये बात कब की हो रही है, पहले की, औपनिवेशिक काल की हो रही है। ठीक है, जब भारत के अंदर बहुत ऐसी स्थिति थी कि अंग्रेज राज किया करते थे और भारत पर जो है, भारत के अंदर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति चल रही थी। ठीक है, तो उस समय की स्थिति है, तो यहाँ पर भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। यद्यपि अंग्रेज जो है प्रशासकों द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास के लिए प्रयास किए गए थे। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया था, सड़कें बनवाई थी, विद्युत बिजली का उत्पादन भी किया था। क्यों, वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे। ठीक है, तो ब्रिटिश वाले लोग
जो ब्रिटिश के लोग हैं वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, वो अपने फायदे के लिए यहाँ पर सड़कें बनवा रहे थे ताकि कच्चा माल वो भारत से दूसरे देश में भेज सकें। उसके बाद वो बिजली ला रहे थे ताकि वो अपनी मशीनों को, भारत में जो मशीन लगा रखी हैं, भारत के अंदर जो मशीनें हैं उनको चला सकें। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं, उनके लोग जो काम कर रहे हैं इस पे, उनको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, शिक्षा, उनको प्रशिक्षण दे सके कि काम कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये उन्होंने अपने लिए बनाई थी और इन्होंने कभी भी भारत के निवासियों के लिए, भारत में रहने वाले लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं सोची, सिर्फ अपना फ़ायदा सोचा। लेकिन जब ये भारत से चले गए तो उसका फ़ायदा जो है, भारत को सड़कें मिली, इन्होंने सड़कें बनवाई, ठीक है, बंदरगाह मिले, जल मिला, यातायात के साधन और डाक तार विभाग, ही सारी सुविधाएं भारत को इनके जाने के बाद मिल गई, जो कि इन अंग्रेजों ने क्या किया था, अपने लिए बनाई थी। ठीक है, अब उनको किसको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, भारत को इनका फायदा हुआ। ठीक है, लेकिन इनका उद्देश्य जो है आम जनता को सुविधा देना नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ अपना फायदा चाहते थे। लेकिन जब ये छोड़ कर गए, इन्हें जाना पड़ा भारत से, तो वो जो इन्होंने काम किए उनका फायदा भारत को हुआ। लेकिन इनका उद्देश्य नहीं था कि ये भारत को सुविधा दें, भारत के लोगों की मदद करें। ये तो भारत का शोषण करना चाहते थे, बल्कि यहाँ पर जो है साम्राज्यवादी प्रशासन के हित में था। ठीक है, तो इस तरह से था, मतलब ये तो क्या करना चाहते थे, ये जो है अपने हमारे भारत का शोषण करना चाहते थे। और साथ में जो है यहाँ पर जो भी उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन, यहाँ पर उत्पादन और शोषण करके अपने देश में ले जाके ब्रिटेन अपने देश का विकास करना चाहते थे। तो इस तरह से काम हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब ये भारत से गए तो उसका फायदा जो है, यहाँ पर भारत को सड़कें, विद्युत, स्वास्थ्य सुविधाएं, सब कुछ मिला। तो यहाँ पर देखिए, प्राथमिक जो है कृषि क्षेत्र पर आधारित अधिक निर्भरता, जो भारत जो था कृषि क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा निर्भर था। यानी भारत के अंदर, भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा, यहाँ पर जो भारत के अंदर जो लोग रहते थे, यहाँ पर बहुत कम लोगों को जो है चीज़ें आती थी। ठीक है, नई चीज़ें आती थी, बस उन्हें क्या करना आता था, कृषि करना आता था, कृषि करना आता था। मतलब वो क्या करते थे, बस किसान खेती करना उन्हें पहले से आता था, बस वही करते थे। तो कार्यबल का अधिकतम जो है 72% हिस्सा जो है कृषि क्षेत्र में संलग्न था। ठीक है, पहले कितना था, 75 था, तो अब हो गया 72। ठीक है, धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ। उसके बाद 10% जो है विनिर्माण क्षेत्र में लगा हुआ था, कि वस्तुओं के निर्माण में था। 18% कार्यबल जो है सेवा क्षेत्र में लगा हुआ था। तो यहाँ पर ये पैमाना जो है धीरे धीरे जैसे ही विकास करेगा भारत, और यहाँ पर विकास होता रहेगा, वैसे वैसे ये पैमाना बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना जो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो यहाँ पर जो है आगे जो है हम पढ़ेंगे यहाँ पर अंग्रेजी साम्राज्यवादी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ सकारात्मक प्रभाव, ये सारी चीज़ें हम इस तरह से कवर करेंगे। और जो है पूरे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, सारे के सारे टॉपिक हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम इसको भी कर लेते हैं कवर, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको भी ख़त्म कर देते हैं। एक तरह से चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो चलिए इसको और थोड़ा सा कर लेते हैं। हो जाएगी वीडियो लंबी तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी साम्राज्यवादी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ सकारात्मक प्रभाव। जो अंग्रेजी साम्राज्यवादी थे, उन्होंने क्या किया है, भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यातायात सुविधाओं में वृद्धि हुई, विशेषकर रेलवे में। तो यहाँ पर जो है रेलवे में अच्छी वृद्धि हुई थी, यानी रेलवे की यातायात की सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई थी। उसके बाद बंदरगाहों का विकास हो गया। ठीक है, जहाँ पर माल उतरता था और चढ़ता था, तो बंदरगाहों का निर्माण हुआ। डाक व तार विभाग की सुविधाएं आ गई। ठीक है, डाक तार यानी पोस्ट ऑफिस, यानी बहुत ज़्यादा पोस्ट ऑफिस की सुविधा आ गई, कि यहाँ पर कुछ भेजना है किसी को और कुछ मंगवाना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। यानी देश का आर्थिक व राजनीतिक एकीकरण हो गया। ठीक है, राजनीतिक और एकीकरण, आर्थिक एकीकरण, मतलब राजनीति आ गई इसमें और आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी थी, तो ये एकीकरण होने लगा। उसके बाद बैंकिंग व मौद्रिक व्यवस्था का विकास हुआ। यहाँ पर बैंक और मौद्रिक व्यवस्था जैसी यहाँ पर नीतियाँ आई, जिससे कि जो है भारत की विकास, जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसको, यानी भारत को क्या मिला, भारत को विकास का मौका मिला। विकास यानी भारत क्या है, अब विकास की ओर बढ़ने लगा है, क्योंकि भारत के पास जो है, जैसे यहाँ पर अंग्रेजी साम्राज्यवादी की वजह से यहाँ पर इन्होंने अपने लिए बनाए ये सारी चीज़ें, रेलवे यातायात अपने लिए किया,
लेकिन बाद में जब ये गए तो यहाँ पर रेलवे का फ़ायदा भारत को हुआ। उसके बाद इसके इन्होंने बंदरगाह बनाए थे ताकि उनका माल उतर सके, चढ़ सके। तो यहाँ पर विकास जो है इसमें विकास बंदरगाह ने जो है यहाँ पर भारत के विकास में जो है मदद करी। उसके बाद डाक वाली जो है सेवाएं थी जिन्होंने अपने लिए बनाई थी अंग्रेजों ने, तो ये सेवाएं भी फायदेमंद हुई भारत के विकास में। उसका देश का आर्थिक जो है और राजनीतिक एकीकरण भी हुआ। बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी यहाँ पर आई। तो इस तरह से विकास हुआ। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अंग्रेजी साम्राज्यवादी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव। अब जो साम्राज्यवादी था, अंग्रेजी साम्राज्यवादी था, अंग्रेज लोग थे, तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये व्यक्ति क्या है, अंग्रेज व्यक्ति, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज, ये क्या है, अंग्रेज व्यक्ति है और ये अंग्रेज विदेशी व्यक्ति है, ठीक है। तो विदेशी व्यक्ति इसने क्या किया है, यहाँ पर देखिए क्या क्या किया है, भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, यहाँ पर भारत से कच्चा माल ले जाकर अपने देश में ले गया, वहाँ पर जो है वस्तुओं को बनाया, वस्तुएं बनाने के बाद दोबारा से भारत में अपनी वस्तु लेके आया, सस्ते दामों में बेचा, जिससे कि यहाँ पर हस्तशिल्प उद्योग जो है खत्म हो गया। जो कि हाथ से काम किया जा रहा था, भारत के लोग करते थे, वो उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो काम हो रहा था मशीनों से हो रहा था और यहाँ पर जो काम हो रहा था ये जो भारत के लोग हैं वो हाथ से कर रहे थे। तो ये बहुत महंगा होने लगा और ये सस्ता होने लगा। सस्ता होने की वजह से जो है यहाँ पर लोगों ने वो सामान जो है इन विदेशियों का सामान खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है। इससे हमारा यहाँ पर पतन हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद कच्चे माल का निर्यात जो है, तैयार माल का आयात, बहुत ज़्यादा जो है कच्चे माल का निर्यात करने लगे, भारत से जो है कच्चा माल भेजने लगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, भारत से कच्चा माल भेजने लगे और जो है तैयार माल दूसरे देश से हमारे भारत में लाने लगे। उसके बाद विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकार नियंत्रण। जो विदेशी व्यापार हो रहा था, मतलब भारत से जो माल जाता था कि और आता था, यानी क्या आएगा देश में क्या जाएगा, उसका पूरा नियंत्रण जो है ब्रिटेन का एकाधिकार हो गया, ब्रिटेन शासन का हो गया। उसके बाद आता है व्यवसायीकरण पर दबाव। अब व्यवसायीकरण का दबाव आ गया, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पर एकीकरण हो गया, तो अब ये जो चाहेंगे वो निर्यात करेंगे और जो चाहेंगे वो अपने देश, हमारे देश में लेकर आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर व्यवसायीकरण का दबाव आ गया। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया, वो सारा चैप्टर खत्म हो गया। काफ़ी बोरिंग चैप्टर था लेकिन हमने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये चैप्टर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है ये करना। तो यहाँ पर ये हमने कर लिया है, ये पहला चैप्टर हमारा पूरा ही कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को पसंद आने पर आपको क्या करना है, आपको सिंपली वीडियो अगर पसंद आई है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना है और साथ में आपको सब्सक्राइब भी कर देना है अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है, ठीक है। तो दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपको बेल आइकन को दबा देना है। बेल आइकन आप दबा देंगे तो यहाँ आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन आइकन जो है आपका जो है दबा देना है। उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको, जिससे आपको वीडियो जो है मिल जाएगी तुरंत, ठीक है। वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो बस आपको इतना ही करना है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बिल्कुल एजुकेशन मिल रही है, फ्री एजुकेशन आपको मिल रही है। कुछ भी आपको पेमेंट नहीं करनी है, कुछ भी नहीं देना, आपको फ्री में स्टडी करनी है। और यहाँ पर जो है क्लास 9th और यहाँ पर साथ में क्लास यहाँ पर 9th मैथमेटिक्स और साइंस की भी वीडियो आपको मिल जाएंगी और क्लास 10th की भी जल्दी आ जाएंगी। तो आपको जो है आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं वो भी स्टडी कर सकते हैं, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं ये चैनल, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी स्टडी कर सकते हैं। और क्लास 11th और 12th की इकोनॉमिक्स तो मैंने कराई रखी है और हो सकता है यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो है कॉलेज लेवल की भी आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिले, ठीक है। कॉलेज की भी इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिले, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपकी स्टडी पूरी होने वाली है, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जो है लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं आपको ऐसी ही किसी और वीडियो में।